तेहरान के ऊपर धुएं की मोटी परत ऐसे तैर रही थी जैसे किसी ने पूरे शहर पर जलता हुआ पर्दा डाल दिया हो। सायरन चीख रहे थे। दूर दूर तक धमाकों की गूंज सुनाई दे रही थी। सड़कें खाली थीं, लेकिन खिड़कियों के पीछे हजारों आंखें कांप रही थीं। हर चेहरा एक ही सवाल पूछ रहा था, अब क्या होगा? यह हमला अचानक नहीं लगा था, लेकिन जिस रफ्तार से सब कुछ टूटा, उससे दुनिया सन्न रह गई। पश्चिम से उठे युद्ध के जहाजों ने आसमान को चीर दिया। मिसाइलों ने पहाड़ों के पीछे छिपे ठिकानों को हिला दिया। कमांड सेंटरों पर आग बरसने लगी। दुनिया की सबसे खतरनाक ताकतें आमने सामने थीं और ईरान उस जंग का केंद्र बन चुका था। लेकिन असली झटका तब लगा जब भूमिगत बंकर में बैठी एक आपातकालीन परिषद के बीच एक खबर बिजली बनकर गिरी। रहबर अब नहीं रहे। कमरे में सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद हर शख्स जैसे पत्थर बन गया। किसी की उंगलियां मेज पर जमी रह गईं, किसी की सांस गले में अटक गई। स्क्रीन पर झिलमिलाती इमरजेंसी लाइटें थीं, नक्शों पर लाल बिंदु चमक रहे थे और उस सब के बीच वह खबर, नेतृत्व का स्तंभ ढह चुका था। एक बूढ़े जनरल ने कांपती आवाज में कहा, अगर यह खबर बाहर फैल गई तो दुश्मन समझ जाएगा कि अब हम टूट गए हैं। दूसरा अधिकारी दहाड़ा, टूटे नहीं हैं, अभी नहीं। लेकिन डर सच था, और डर सिर्फ तेहरान में नहीं था। हजारों किलोमीटर दूर प्योंगयांग के एक विशाल अंधेरेवार रूम में दीवार पर लगी डिजिटल स्क्रीन पर वही संदेश चमका। उत्तर कोरिया की सैन्य संचार इकाइयों ने मध्य पूर्व से आया एन्क्रिप्टेड सिग्नल पढ़ लिया था। जैसे ही यह खबर तानाशाह किम जोंग उन तक पहुंची, कमरे का तापमान जैसे अचानक गिर गया। किम अपनी कुर्सी से धीरे धीरे उठा। उसने कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरा। उसकी आंखों में न गुस्सा साफ दिख रहा था, न डर, बस एक ठंडी घातक गणना। उसके पीछे खड़े जनरल एकदम सीधे हो गए। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर आज ईरान गिरा तो कल कोई और गिरेगा, और उसके बाद बारी हमारी भी आ सकती है। एक सलाहकार बोला, महामहिम, क्या हम सिर्फ बयान जारी करें? किम ने उसकी तरफ देखा। वह नजर किसी गोली से कम नहीं थी। बयान? उसने कहा, जब आग दरवाजे तक पहुंच जाए तब पानी भेजा जाता है, भाषण नहीं। उसने मेज पर अपनी मुट्ठी मारी। मिसाइल ब्रिगेड को तैयार करो। कमरे में जैसे बिजली दौड़ गई। एक जनरल हकलाया, कितनी यूनिट्स? सर, किम ने उत्तर दिया, जितनी दुनिया को यह समझाने के लिए काफी हो कि ईरान अकेला नहीं है। उस एक आदेश के साथ प्योंगयांग के बाहर पहाड़ों में छिपे गुप्त ठिकानों के दरवाजे खुलने लगे। लोहे की भारी स्लाइडिंग छतें हटने लगीं। भूमिगत सुरंगों से विशाल ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर निकलने लगे। डामर कांप उठा। सैनिक दौड़ पड़े। रोशनियां जल उठीं। ईंधन टैंकर, कमांड ट्रक, मोबाइल राडार और लंबी दूरी की मिसाइलें सब एक एक करके बाहर आने लगे। रात के अंधेरे में वे ऐसे दिख रहे थे जैसे धरती ने अपने भीतर दफन अजगर बाहर उगल दिए हों। एक अधिकारी ने स्क्रीन पर सूची पढ़ी। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक सिस्टम, मोबाइल लॉन्चर, हाइपरसोनिक परीक्षण प्लेटफॉर्म, सामरिक रॉकेट इकाइयां। किम ने हाथ उठाकर कहा, नाम मत पढ़ो, दुनिया सिर्फ नतीजा याद रखेगी। उसी वक्त मॉस्को में क्रेमलिन के भीतर भी एक अलग तरह का तनाव पसरा हुआ था। लंबी टेबल के चारों ओर बैठे रूसी सुरक्षा अधिकारी तेज आवाज में बहस कर रहे थे। कुछ कह रहे थे, सीधे मत उलझो। कुछ कह रहे थे, अगर अभी पीछे हटे तो शक्ति संतुलन टूट जाएगा। रूस के सर्वोच्च सुरक्षा सलाहकार ने शांत स्वर में कहा, यह सिर्फ ईरान की लड़ाई नहीं रह गई है, यह संदेश की लड़ाई है। जो आज चुप रहेगा, कल उसके लिए कोई नहीं बोलेगा। एक रूसी जनरल ने नक्शे पर उंगली घुमाई। काला सागर, कॉकस, कैस्पियन, फिर दक्षिण की ओर। हम सीधा युद्ध घोषित नहीं करेंगे, उसने कहा, लेकिन हम चुप भी नहीं बैठेंगे। तो हवाई रक्षा विशेषज्ञ, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टीम, सामरिक आपूर्ति, खुफिया डेटा और कुछ ऐसा जिसका नाम कोई आधिकारिक बयान में न आए। कमरे में बैठे लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह वही रूसी अंदाज था, दुनिया को कभी पूरी तस्वीर न दिखाना, मगर खेल पलटना जरूर। कुछ ही घंटों में कैस्पियन क्षेत्र से जुड़ी सैन्य उड़ानों के मार्ग बदल दिए गए। समुद्री ट्रैकिंग सिस्टम पर कुछ जहाज अचानक सिविल लॉजिस्टिक्स दिखने लगे। बर्फीली हवा वाले रूसी ठिकानों से कुछ चुनिंदा कार्गो विमान उठे, बिना शोर, बिना ऐलान, बिना झंडे के। तेहरान में इस बीच हालात बदतर हो रहे थे। शहर के बाहरी हिस्से में एक राडार स्टेशन ध्वस्त हो चुका था। पश्चिमी सीमा से भीतर आती धुएं की लकीरें बता रही थीं कि कई और हमले हो चुके हैं। भूमिगत कमांड पोस्ट में जवान अधिकारी
एक दूसरे पर चीख रहे थे। कोई संपर्क टूटने की बात कर रहा था, कोई कह रहा था कि दुश्मन ड्रोन अब राजधानी के ठीक ऊपर मंडरा रहे हैं। इसी अफरा तफरी में एक दुबला तेज निगाहों वाला खुफिया अधिकारी कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक टैबलेट था। वह सीधे मुख्य कमांडर के पास गया। हमें आंतरिक रिसाव मिला है। क्या मतलब? हमारे अपने संचार को अंदर से लीक किया गया। किसी ने बंकर के शिफ्ट पैटर्न, एयर डिफेंस रोटेशन और बैकअप पावर रूट्स की जानकारी बाहर भेजी है। कमांडर की आंखें सिकुड़ गईं। कौन? खुफिया अधिकारी ने स्क्रीन उसकी ओर मोड़ी। नाम देखकर कमरे में खड़े एक ब्रिगेडियर के मुंह से आवाज नहीं निकली। वह कोई मामूली आदमी नहीं था। वह वही अधिकारी था जो वर्षों से सबसे भरोसेमंद समझा जाता था, जिसने कई बार संकट के क्षणों में नेतृत्व के साथ खड़े होने की कसम खाई थी, जो मुस्कुराकर हाथ मिलाता था और हर मीटिंग में राष्ट्रभक्ति की बातें करता था। अब वही शख्स अंदरूनी जासूस निकला। उसे तुरंत बुलाया गया। जब वह कमरे में आया तो उसके चेहरे पर पहले की तरह आत्मविश्वास था। उसे शायद यकीन था कि उसकी पोल नहीं खुली, लेकिन जैसे ही उसकी निगाह कमरे की हवा पर पड़ी, चुप्पी, जमी हुई नजरें, बंद दरवाजे, उसे समझ आ गया कि खेल खत्म। तुम्हें पता है तुम पर क्या आरोप है? मुख्य कमांडर ने पूछा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसने कहा। मैंने झूठ। स्क्रीन पर एक एक संदेश उभरने लगा। एनक्रिप्टेड चैनल, लोकेशन डेटा, समय, पुष्टि। हर पंक्ति उसके खिलाफ थी। कुछ पल के लिए वह चुप रहा, फिर अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सी हंसी उभरी। तुम लोग सोचते हो कि यह लड़ाई सिर्फ बमों से जीती जाती है, वह बोला। तुम पहले ही हार चुके हो, क्योंकि तुम अपने ही साय पर भरोसा नहीं कर सकते। अगले ही क्षण उसे हथकड़ियों में जकड़ लिया गया, लेकिन उसके शब्दों ने कमरे को और ठंडा कर दिया था। बाहर दुश्मन था, अंदर विश्वासघात और ऊपर से नेतृत्व का शोक। ऐसे में किसी राष्ट्र का टूट जाना असंभव नहीं था। फिर एक और अलार्म बजा। कमांड स्क्रीन पर एक नई लाइन चमकी। पूर्व दिशा से अज्ञात उच्च स्तरीय सैन्य काफिला ट्रैक हुआ। एक युवा अधिकारी घबरा गया। क्या यह नया हमला है? राडार विशेषज्ञ ने सिर हिलाया। नहीं, यह हमला नहीं, यह समर्थन है। किसका? उत्तर पूर्वी एशियाई हस्ताक्षर और उसके पीछे उत्तरी समुद्री रूट से एनक्रिप्टेड रूसी पैटर्न। कमरे में बैठे लोग कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं पाए। फिर किसी ने धीमे से कहा, वे आ गए। और सचमुच वे आ गए थे। उत्तर कोरिया ने सीधे दुनिया के सामने उतरने का फैसला नहीं किया था। उसने इसे प्रतीकात्मक नहीं, भयावह बनाया। उसके मिसाइल विशेषज्ञ, मोबाइल लॉन्च यूनिट्स और तकनीकी दल गुप्त मार्गों से ईरान के भीतर पहुंचे। वे सैनिक किसी परेड की तरह नहीं आए। वे ऐसे आए जैसे अंधेरे में दाखिल होती परछाइयां, तेज, चुप और मौत की गंध लिए हुए। उनके साथ आए कंटेनरों को देखकर ईरानी अधिकारी तक दंग रह गए। उनमें सिर्फ रॉकेट नहीं थे, मोबाइल ईंधन सिस्टम, नकली लॉन्च डिकॉय, इलेक्ट्रॉनिक जामिंग मॉड्यूल और ऐसे प्लेटफॉर्म जो दुश्मन की निगरानी को भ्रमित कर सकते थे। उत्तर कोरियाई कमांडर ने पहली मुलाकात में सिर्फ एक बात कही, हमें जगह दो, बाकी आवाज मिसाइलें करेंगी। उधर रूस का प्रवेश और भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि वह कम दिख रहा था लेकिन अधिक असरदार था। रूसी विशेषज्ञों ने सबसे पहले ईरान के बचे हुए एयर डिफेंस नेटवर्क को पुनर्गठित किया। टूटे राडारों के बीच भूत संकेत बनाए गए, नकली उत्सर्जन चालू किए गए ताकि दुश्मन असली और नकली में फर्क न कर सके। कुछ मोबाइल सिस्टम रातों रात स्थान बदलते रहे। कैस्पियन के पार से आने वाले एनक्रिप्टेड पैकेटों में सिर्फ डेटा नहीं था, दुश्मन के उड़ान पैटर्न की भविष्यवाणी थी। एक रूसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अधिकारी ने सूखे लहजे में कहा, सीधी ताकत हर कोई देख लेता है। असली खेल यह है कि दुश्मन को यकीन दिलाओ कि जो वह देख रहा है वह सच है, जबकि सच कहीं और हो। 3 रात बाद युद्ध ने करवट ली। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले का अगला चरण शुरू होना था। दर्जनों ड्रोन, कई फाइटर स्क्वाड्रन, स्टैंड ऑफ मिसाइलें और साइबर ब्लाइंडिंग, सब योजनाबद्ध था। उन्हें विश्वास था कि ईरान की कमर टूट चुकी है। उनके विश्लेषकों ने मान लिया था कि नेतृत्वहीन, भयभीत और अंदर से लीक हो चुका तंत्र अब केवल बचाव कर सकता है, जवाब नहीं। लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं गिनी थी, अचानक बदल चुकी साझेदारी। आधी रात के कुछ मिनट बाद पश्चिम से आती ड्रोन वेव ने ईरानी हवाई क्षेत्र की ओर बढ़ना शुरू किया। कम ऊंचाई पर उड़ते हमलावर प्लेटफॉर्म, उनके पीछे इलेक्ट्रॉनिक कवर, ऊपर निगरानी विमान, सब कुछ योजना के मुताबिक था। फिर अचानक पहले सेक्टर में उनके सेंसर फेल होने लगे, दूसरे सेक्टर में टारगेट लॉक झिलमिलाने लगा, तीसरे सेक्टर में स्क्रीन पर दर्जनों झूठे राडार सिग्नेचर उभर आए।
एक अमेरिकी ऑपरेटर चिल्लाया, हमें असली लॉन्चर नहीं दिख रहे, ये सब डिकॉय हैं। इजरायली कमांड ने जवाब दिया, फॉर्मेशन कायम रखो, सेकेंडरी पाथ लो। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ईरान के रेगिस्तानी पठार में पहाड़ों की ओट में छिपे मोबाइल लॉन्चरों की छतें खुलीं। उनमें से कुछ ईरानी थे, कुछ उत्तर कोरियाई तकनीक से बदले गए, कुछ के पीछे रूसी इलेक्ट्रॉनिक शील्ड काम कर रही थी। और फिर एक साथ आग की कई लकीरें आसमान में उठीं। रात अचानक दिन जैसी चमक उठी। पहली वेव प्रतिरोध की नहीं, भ्रम की थी। डिकॉय, चाफ, इलेक्ट्रॉनिक शोर, नकली हस्ताक्षर। दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने एक पल के लिए समझ ही नहीं पाया कि असली खतरा कहां है। दूसरी वेव असली थी, वह सीधी गई, इतनी तेज, इतनी समन्वित कि कुछ क्षण के लिए आकाश खुद फटता हुआ महसूस हुआ। कुछ हमलावर ड्रोन हवा में ही टूट गए। 2 जेट्स को दिशा बदलनी पड़ी। कई स्टैंड ऑफ म्यूनिशन रास्ता भटक गए। संचार चैनल लड़खड़ाए। एक जहाजी समूह ने अचानक अपना रूट बदला क्योंकि उसे लगा कि उस पर लंबी दूरी के ट्रैकिंग लॉक आ गए हैं। मध्य युद्ध कक्षों में हड़कंप मच गया। यह कैसे संभव है? उनके पास यह नेटवर्क बचा कैसे? किसने उन्हें रीइंटीग्रेट किया? जवाब किसी स्क्रीन पर नहीं लिखा था, वह 3 देशों की छाया में लिखा गया था। तेहरान के भूमिगत कमांड सेंटर में पहली बार किसी ने राहत की सांस ली। लेकिन जीत अभी बहुत दूर थी। दुश्मन कमजोर नहीं था, वह सिर्फ चौंका था, और चौंका हुआ शेर अक्सर और खतरनाक होता है। सुबह होते होते शहर भर में खबर फैल चुकी थी। ईरान ने जवाब दिया है। राजधानी के कुछ इलाकों में लोग डर और जुनून के बीच झूलते हुए सड़कों पर निकल आए। कोई छत से दुआ कर रहा था, कोई मोबाइल पर आसमान रिकॉर्ड कर रहा था, कोई अपने बच्चों को बंकर में लेकर भाग रहा था। उस दिन एक और दृश्य दुनिया को हिला गया।